हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, कल भारत अपना स्वाधीनता दिवस मनाने जा रहा है। लगभग 80 साल हो गए हैं भारत को स्वाधीन हुए। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप अपने राष्ट्र को दो शब्दों में डिफाइन करना चाहें तो आपको आप क्या वर्ड देंगे? और मैं वाकई में आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे हिसाब से भारत जो है वो श्रिजोफेनिक भारत है, श्रिजोफेनिक इंडिया है, स्प्लिट पर्सनालिटी वाला हमारा भारतवर्ष है। आप बोलोगे ये क्या बात हुई, मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं? दोस्तों, जहां एक तरफ हमारा राष्ट्र 7% 8% की आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ को सेलिब्रेट करता है, ढोल बाजे तमाशे के साथ सारे मीडिया में इस तरीके की न्यूज छाई रहती है, वहीं दूसरी तरफ इस देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मुहैया कराया जा रहा है और वो कंप्लीटली मीडिया से नदारद है। एक तरफ ये देश बाहर बसे हुए भारतीयों को अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज में सीईओ की पोस्ट पर बैठा देखकर अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है, वहीं दूसरी तरफ इस देश से लाखों युवक, होनहार युवक जो हर साल आईआईटी, आईआईएम्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और ना जाने तमाम कितने सारे बेहतरीन इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकल रहे हैं, उनके लिए 2 जून की रोटी मुहैया कराने में भी असमर्थ हो रहा है। जहां एक तरफ भारत अपने शाइनिंग इंडिया और शाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके वाहवाही मीडिया में लूटता रहता है, वहीं दूसरी तरफ ये भारत ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, यदि ये शिजोफ्रेनिक, ये स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं है तो क्या है? क्या क्या भारत के बड़े मुद्दे हैं? आज मैं इस पे आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। जाहिर सी बात है, रिसोर्स एलोकेशन डिस्पैरिटी, वेल्थ कंसंट्रेशन, केस शेप इकोनॉमिक रिकवरी, रेगुलेटरी कैप्चर बाय कॉर्पोरेट्स, मीडिया कैप्चर बाय एलिट्स, ठीक है, मोनोपोली एंड डियोपोली इन एवरी सेक्टर, ये सारे भारत के बड़े मुद्दे हैं और इस पे मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। परंतु जो मूल सवाल है, जो सबसे अहम सवाल है, वो ये है कि कैसे ये 140 करोड़ का राष्ट्र इस डुअल पर्सनालिटी को, स्प्लिट पर्सनालिटी को बर्दाश्त कर रहे हैं। कैसे ये देश एक तरफ जहां आर्थिक असमानता बढ़ रही है, वो आर्थिक असमानता बढ़ती हुई बेरोजगारी को भी पचा ले रहा है और संतुष्ट है, और सड़कों पे हमें असंतोष बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, ये जेनजी का आंदोलन जो हाल फिलहाल में हुआ, ये एक अपवाद है। इसको अब यदि हम हटा दें तो पिछले 12 साल के भारत में, जब भारत विश्व गुरु बन गया था, उस काल में हम देखें तो हमको नजर नहीं आएगा कि सड़कों पे किसी भी तरीके का आक्रोश जो है वो नजर आ रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? दोस्तों, ये समझने के लिए आपको कुछ साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल और पॉलिटिकल थ्योरी समझने की जरूरत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मैं जो भी घट रहा रहता है उसको पॉलिटिकल थ्योरीज जो आज से कई दशक पहले, शताब्दियों पहले फिलोसफर्स जो दे के गए हैं, सोशल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो दे के गए हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और आज की स्थिति को उससे कोरिलेट करने का प्रयास करता हूं। तो आज भी ऐसे कुछ सोशियोलॉजिकल और पॉलिटिकल थ्योरीज में निकाल के लेके आया हूं, जिसको ध्यान से आप सुनिए और आपको तब समझ में आएगा कि इस देश में गहरे असंतोष के बादल क्यों नहीं मंडरा रहे। दोस्तों, शुरू करने के पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि मैं जो ये अपने वीडियोस में बताता हूं, इनको मैं नोट्स फॉर्मेट्स में मैंने प्रोवाइड करना जो है वो शुरू कर दिया है। यदि आप लोग ये नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो पहला खेप नोट्स का जल्द आने वाला है। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे 9860317209 जो कि मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज भेजिए। नोट्स की फीस 300 रुपए है। व्हाट्सएप आप मैसेज भेजिए, मैं फिर बताऊंगा आपको क्या करना है। अब दोस्तों, आते हैं आगे उन पॉलिटिकल थ्योरीज पे, सोशल थ्योरीज पे, जो मैंने आपको बताया कि एक अहम किरदार निभा रही है, भारत के लोगों को एक सुप्त अवस्था में हेलुसिनेट करके जो रखा है, उसके पीछे क्या थ्योरी है? सबसे पहली थ्योरी है ब्रेड एंड सर्कस की थ्योरी, जो आज नहीं, आज से 2100 साल पहले, पहली ईसा शताब्दी में रोमन
साइकोलॉजी रोमन फिलोसोफर ने दिया था, जुवेनाइल नाम के, जुनाइल भी उनको कहा जाता था। इन्होंने ब्रेड एंड सर्कस की थ्योरी में यह बताया था कि यदि आप देश की जनता का पेट भरा रखते हो, उनको फ्री राशन, फ्री खाना मुहैया करा के, और आप यदि उनको एंटरटेन करके रख सकते हो, तो इस देश की जनता, यानी किसी भी देश की जनता, सत्ताधारियों के खिलाफ कभी भी उठ के खड़ी नहीं होगी, संघर्ष नहीं करेगी। मतलब यदि प्रजा का पेट भरा है, प्रजा एंटरटेनमेंट में व्यस्त है, तो राजा के खिलाफ नहीं जाएगी। अब ये राजा और प्रजा वाला काल तो है नहीं, ये तो लोकतंत्र है, यहां लोगों का राज है। परंतु ब्रेड एंड सर्कस की थ्योरी को एज इट इज आज भी हम देख रहे हैं कि विश्व के कई राष्ट्र जो है बड़ी बखूबी उसका अमल कर रहे हैं, उसको पालन में ला रहे हैं। भारत इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। 80 करोड़ जनता, जैसे मैंने आपको बोला, बहुतायत जनसंख्या, फ्री राशन पा रही है। 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं फ्री मिल रहा है इनको, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ इतना ज्यादा सस्ता कर दिया है इंटरनेट को, इतना ज्यादा सस्ता हो गया है वाईफाई को, कि दिन भर लोग जो है नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, डिज्नी हॉटस्टार में लगे हुए हैं, बच्चे इंस्टाग्राम और फेसबुक में लगे हुए हैं, और घर की महिलाएं जो है वो यूट्यूब पे, या घर के पुरुष भी यूट्यूब पे लगे हुए हैं। किसी को देश के वास्तविक मुद्दों से अर्थ नहीं है, मतलब नहीं है, और इसी का फायदा जो है वो देश के सत्ताधारी लोग, सत्ताधीश लोग जो है, सत्ता के शीर्ष पे जो बैठे हैं, वो फायदा उठा रहे हैं। तो ये जो ब्रेड एंड सर्कस की थ्योरी है, ये कोई आज की थ्योरी नहीं है। जो भी समझदार नेता है वो अपने काल में ब्रेड एंड सर्कस की थ्योरी का इस्तेमाल करता है। यही कारण है कि जब इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आने लगी थी, जब इंदिरा गांधी का प्रभाव घटने लगा था, तब शोले पिक्चर को जो है वो देखा गया कि भाई शोले पिक्चर की लॉन्चिंग हुई। शोले थी कि कोई दूसरी पिक्चर थी, मैं भूल रहा, बॉबी थी शायद, कोई एक मूवी थी, बॉबी थी, जिसको दूरदर्शन पे सीधा ब्रॉडकास्ट किया गया था ताकि लोग एंटरटेनमेंट में लगे रहे। तो ये कोई मोदी सरकार पहली सरकार नहीं है। ब्रेड एंड सर्कस की थ्योरी को हम देखते हैं कि अलग अलग नेताओं ने आके बखूबी इस्तेमाल किया। यही दूसरी आपको एक और पॉलिटिकल थ्योरी जो है समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों, ये है एंथनी ग्राम्स्की की हेजीमोनी थ्योरी, और ये मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत करीब है हेजीमोनी थ्योरी। ग्राम्स्की जो थे, एंथनी ग्राम्स्की, ये 1926 में इनको फासिस्ट लोगों ने इटली में कैद कर लिया था। मुसोलिनी की जब सत्ता आई थी, तो मुसोलिनी ने एंथनी ग्राम्स्की, जो कि उस टाइम के बहुत बड़े इटली के विचारक थे, इनको अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, और बैठ के ग्राम्स्की ने 101 किताबें लिखी, नोटबुक्स जिसको बोला जाता है, नोटबुक्स ऑफ प्रिजनर। उसके अंदर में उन्होंने दी थी ग्राम्स्की हेजीमोनी थ्योरी। ग्राम्स्की हेजीमोनी थ्योरी क्या बोलता है? ग्राम्स्की ने सवाल किया कि भाई हमसे पहले कार्ल मार्क्स आए थे। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जब जब कैपिटलिस्ट पूंजीवादी लोगों का या सत्ता में बैठे हुए लोगों का आताताई व्यवहार बढ़ता चला जाएगा, जब जब अत्याचार बढ़ते चले जाएंगे, तो ये समाज जो है वो खड़ा होगा इन पूंजीवादी और इन आताताई ताकतों के खिलाफ। तो फिर ग्राम्स्की ने प्रश्न किया कि जब ये इटली में हो रहा है, तो क्यों नहीं हम देख रहे हैं कि समाज जो है वो फासिस्ट ताकतों के खिलाफ खड़ा हुआ। और उसमें उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक बात कही दोस्तों, जो बहुत बखूबी भारत से कनेक्ट होती है, मैं अभी आपको समझाऊंगा। वो ये कहा कि जो सत्ता पे बैठे हुए जो लोग हैं, सत्ताधारी लोग जो है, वो सिर्फ पुलिस, आर्मी या बर्बर हरकतों से, बर्बर ताकतों से ही जनता को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि वो जनता के दिमाग को कंट्रोल करते हैं सिविल सोसाइटी के माध्यम से। जब मैं सिविल सोसाइटी कहूं तो इसका अर्थ है स्कूल, इसका अर्थ है कॉलेजेस, इसका अर्थ है मंदिर, इसका अर्थ है मीडिया। ये सिविल सोसाइटी जो है, इसका अर्थ है फैमिली, इसका अर्थ है रिलीजन। इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है लोगों के माइंड को कंट्रोल करने के लिए। और शायद इसीलिए आप महसूस करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी जरूरत लगती है, भारतीय जनता पार्टी को स्वदेशी जागरण मंच की भी जरूरत लगती है, भारतीय जनता पार्टी को बजरंग दल की भी जरूरत लगती है। और
अगर जरूरत नहीं रहती तो फिर आदिवासी कल्याण आश्रम क्यों बनता, आरएसएस क्यों बनाता, क्यों आरएसएस जो है वो बाल भारती पे फोकस करता, भारतीय जनता पार्टी और के शासनकाल में क्यों अलग अलग एनजीओ, आरएसएस समर्थित एनजीओ को भर भर के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से डोनेशन मिलता। ये सारी बातें दोस्तों आपको समझने की जरूरत है। यदि भारतीय जनता पार्टी को अपने सत्ता को कंट्रोल, जनता को कंट्रोल करना है अपने सत्ता के माध्यम से, तो वो अकेले नहीं कर सकती है। उसके लिए जरूरी है कि सिविल सोसाइटी के जो टूल्स हैं उस पर भी कब्जा रहे। तो स्कूल्स जो है, कॉलेजेस जो है, यूनिवर्सिटीज जो है, आप देख रहे हैं बाल भारती और आरएसएस से जुड़े हुए लोग जो हैं वो शीर्ष पदों पे एक एक करके आपको बैठते हुए नजर आ रहे हैं। पाठ्यक्रम में आपको परिवर्तन नजर आ रहा है। इसी तरीके से आप देखिए कि कैसे धार्मिक उन्माद जो है उसका बखूबी इस्तेमाल किया जाता है, कैसे मीडिया द्वारा नेशनलिज्म के मुद्दे को उठा के इस्तेमाल किया जाता है, कैसे कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है नेशनलिस्टिक पार्टी है। अब नेशनलिस्टिक पार्टी का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? क्या आप ये कहना चाहते हो कि कांग्रेस नेशनलिस्टिक पार्टी नहीं है? क्या आप ये कहना चाहते हो कि आम आदमी पार्टी नेशनलिस्टिक पार्टी नहीं है? क्या आप ये कहना चाहते हो कि समाजवादी, तृणमूल, राष्ट्रीय जनता दल, डीएमके, जितने भी ये रीजनल पार्टीज हैं, क्या ये भारत के बारे में नहीं सोचती? नेशनलिस्ट पार्टी नहीं है क्या? ये एंटी नेशनलिस्ट है? तो ये जो एंथनी ग्रामस्की ने जो दिया दोस्तों, इस थ्योरी पे ही आरएसएस और बीजेपी बखूबी काम कर रहा है। और इसीलिए जो कुछ पुराने पत्रकार हैं वो आरएसएस को फासिस्ट पावर भी बोलते थे। हालांकि मैं फासिस्ट ताकत नहीं मानता हूं, परंतु मैं ये जरूर मानता हूं कि जो फासीवाद में जो थ्योरीज दी गई थी, उन थ्योरीज का बखूबी इस्तेमाल जो है वो अभी हो रहा है। यदि बीजेपी आरएसएस फासिस्ट होते तो शायद मैं अभी जेल के पीछे होता और आप यूट्यूब के माध्यम से ये सुन नहीं रहते, ये बातों को नहीं सुन रहे रहते। दोस्तों 3 साल से लगातार इस सत्ता के खिलाफ मैं बोलता चला रहा हूं। भगवान की दया से अभी तक बचा हूं, कब तक बचा रहूंगा मुझे नहीं मालूम, परंतु कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि आप लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। आप लोगों को जो सदियों पहले, दशकों पहले जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरीज जो लिख के गए हैं बड़े बड़े थिंकर्स, विचारक, वो पढ़ने की जरूरत है। इस देश की जनता नेटफ्लिक्स, अमेजॉन पे क्या आ रहा है, इस देश के बच्चे इंस्टाग्राम पे क्या दिख रहा है, इस पे ज्यादा व्यस्त हैं, ना कि ये समझने के लिए कि ये देश कैसे भटक रहा है और कहां भटक रहा है। दोस्तों आपने ब्रेड एंड सर्कस थ्योरी समझ लिया, आपने ग्रामस्की की हेजीमोनी थ्योरी समझ लिया। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ एक चीज, अच्छा चलिए मैं मुद्दे पे आता हूं। मुद्दे जो मैंने 5-7 शुरुआत में आपको बताए, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि रिसोर्स एलोकेशन डिस्पैरिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो देश का रेवेन्यू है, बजट है, वो खर्च हो जा रहा है कहां पे? बड़े बड़े डैम, पुल, रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट बनाने में। मैं ये नहीं कह रहा ये जरूरी नहीं है, परंतु जहां खर्चा आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ा रहे हो, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हेल्थ और एजुकेशन पे बजट कम होता जा रहा है या स्टैग्नेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ जैसी हो रही है उसके करस्पॉन्डेंस में, उसके हिसाब से इन ल्यू ऑफ दैट इट इज नॉट इंक्रीजिंग। तो ये जो एजुकेशन और हेल्थ जो कि किसी भी देश की जनता की क्वालिटी, उनकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए जरूरी है, वहां हम देख रहे हैं कि इस देश की सरकार का जो है वो जोर नहीं है। इसी को मैंने कहा रिसोर्स एलोकेशन डिस्पैरिटी। बड़े बड़े पूंजीपति डैम और पोर्ट और एयरपोर्ट ये सब बना रहे हैं, तो जो देश खर्चा कर रहा है पैसे उनकी जेब में जा रहे हैं। यदि ये हेल्थ और एजुकेशन पे खर्चा करें तो ये शायद हमारे कल्याण में कहीं खर्चा हो। ठीक है, आपके मेरे जैसे लाखों टीचर्स, लाखों हॉस्पिटल में काम करने वाले नर्स है ना, कंपाउंडर, इनको शायद मदद मिले, डॉक्टर्स को मदद मिले, परंतु वहां पैसा ना जाते हुए बड़े बड़े पूंजीपतियों की जेब में जा रहा है। अब आप बोलोगे कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी तो बहुत लोग काम करते हैं। आप जरा देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर 200 करोड़ का प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें लेबर के ऊपर में कितना पैसा खर्चा होता है और कितना शेयर होल्डर या कैपिटल की तरफ में पैसा जाता है। ये हुई पहली चीज। दूसरा दोस्तों, वेल्थ कंसंट्रेशन। कोरोना के बाद से हमने के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी देखा। फॉर्च्यून में मैंने जब जब इस बात की चर्चा की
कि हमें इस पर आर्टिकल करना चाहिए, तब तक मुझे आईना दिखाया गया कि तुम जो है एक कैपिटलिस्ट मैगजीन में काम करते हो, फॉर्च्यून बड़े बड़े पूंजीपतियों की बात करता है, यहाँ पे जो है आप ये के शेप्ड वाली बात मत करो। के शेप्ड मतलब कि आप फिर लेबर और बाकी सोशलिस्ट थिंकिंग पे आप चले जाओ। अब भाई इस सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि ये तो रियलिटी है। तो रियलिटी से कैसे मीडिया डिस्कनेक्ट हो रही है, ये भी आपको समझने की जरूरत है। जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि इस देश में आईफोन का सेल बढ़ रहा है, वहीं हम देख रहे हैं दोस्तों कि जो एंट्री लेवल के फोन्स हैं इनका सेल घट रहा है। एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि देश में लग्जूरियस गाड़ियां जो है बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज, इनके सेल बढ़ रहे हैं, तो वहीं हम देख रहे हैं कि मारुति के एंट्री वेरिएंट गाड़ियों के सेल घट रहे हैं। तो दोस्तों ये डायकोटॉमी जो है, ये विरोधाभास जो है, ये क्यों है? ये के शेप रिकवरी का अर्थ ही है कि जो अमीर है, इस देश की इकोनॉमिक पॉलिसी है कि अमीर लोगों को और अमीर बनाया जा रहा है और गरीब लोग जो हैं वो और हाशिए पे धकेले जा रहे हैं। रेगुलेटरी कैप्चर बाय वेस्टेड इंटरेस्ट। दोस्तों जिस तरीके से डीमोनेटाइजेशन को इस देश में अमल किया गया, आज तक समझ में नहीं आया कि डीमोनेटाइजेशन क्यों लाया गया। हालांकि अभी प्रोपेगेंडा मूवीज के माध्यम से बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि यह तो आतंकवाद को समाप्त करने के लिए बहुत ही उल्लेखनीय कदम था। परंतु दोस्तों इस डीमोनेटाइजेशन के बाद में कितने हजारों लाखों एसएमईज उजड़ गए, इस पे कोई मूवी नहीं बनाएगा, क्योंकि वो मूवी इस सत्ता के खिलाफ जाएगी। कोई इस पे बात नहीं करना चाहेगा कि कैसे डीमोनेटाइजेशन के बाद से एनएसई 500 कंपनीज जो है, इनका हमने देखा है कि किस तरीके से मार्केट शेयर बढ़ गया है एंड स्मॉलर कंपनीज हैव वैनिश्ड फ्रॉम द सीन्स। लाखों हजारों छोटे छोटे उद्योग जो है उनको ताला लगाना पड़ गया, क्योंकि उनका जो आर्बिट्राज था वो लेबर आर्बिट्राज ही था, कैश आर्बिट्राज ही था, उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। और उसी का हम अभी देख रहे नमूना कि इस देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी और बढ़ता हुआ असंतोष है। पर इस असंतोष को दबाया गया है कैसे? ब्रेड एंड सर्कस की थ्योरी द्वारा और एंथनी ग्राम्स्की की हेजीमोनिक थ्योरी द्वारा लोगों को सुप्त अवस्था में डाल दिया गया है, उनका ब्रेन वॉश ऑलरेडी हो गया है। तो इसीलिए इस बढ़ते हुए असंतोष को हम देख नहीं रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से आंदोलनों में ट्रांसलेट हो रहा है। दोस्तों इसी तरीके से हमने देखा रेगुलेटरी कैप्चर में कि भैया जीएसटी का आनन फानन जो है आपने इंप्लीमेंट किया, और फिर उसके बाद हुआ क्या? 2025 में दशहरे के ठीक पहले आके मोदी जी बोलते हैं कि मैं 18% या अपने 12% या 18% में से कोई एक जीएसटी रेट समाप्त कर रहा हूं, और एक और रेट समाप्त किया। इसकी जरूरत क्यों पड़ी आपको? इसकी जरूरत पड़ने का कारण यह है कि आपने आनन फानन में गलत नीतियां जो है उसको लागू की, और आज ये जीएसटी जो है छोटे छोटे उद्योग करने वाले लोगों के लिए गले की फांस बन गया है। इस देश के अंदर में 5 से 6 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, और अगर आप कंपनीज देखो या प्राइवेट पार्टनरशिप्स देखो या मेरे जैसे छोटे छोटे लोग जो अपने वीडियोस बना के कमा रहे पैसा, यदि इन लोगों को देखो तो ये 80 लाख 90 लाख के ऊपर होंगे। तो इतने इस देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही नहीं है जो हम लोगों को सर्विसेज दे सके। तो आप ये जीएसटी इंप्लीमेंटेशन आनंद फानंद में आपने लाया क्यों, जब तक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बिल्ड नहीं किया था कि क्या पर्याप्त सीए हैं, क्या किस तरीके से इसका ऐसा रूल बनाया जाए कि लोग जो हैं वो इजीली इसको हरकत में ला सकें और रूल को फॉलो कर सकें। दोस्तों इलेक्टोरल फंडिंग जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और 2024 के लोकसभा इलेक्शन के ठीक पहले हमने देखा कि किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सख्त जो है वो रवैया अपनाया। परंतु दुख की बात है कि सुप्रीम कोर्ट 6 साल सुप्रीम कोर्ट को लग गए इस कोर्ट का इस नियम, ये जो फालतू का नियम था इसके खिलाफ में डिसीजन लाने में, और इतनी देर में भारतीय जनता पार्टी ने बॉन्ड के माध्यम से अकूत संपत्ति जो है वो जमा कर ली। दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने भी की, परंतु वो राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा मिला उसके आसपास कहीं दूर दूर तक नहीं आती है। दोस्तों
यदि आप देखेंगे मोनोपोली और डिओपोली एक और बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से आप कोई भी सेक्टर देखिए, टेलीकॉम, दो ही कंपनीज आपके दिमाग में आएगी, एयरटेल या रिलायंस जियो। आप यदि पोर्ट की बात सोचो तो आपको एक ही नजर आएगा, अदानी पोर्ट। यदि एयरपोर्ट सोचो तो जीएमआर नजर आएगा या अदानी नजर आएगा। तो अधिकतर जितने भी आप सेक्टर्स देखें जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, भाई आपको तो फ्लाइट में बैठना ही है, अब आप क्या करोगे? वो अदानी ऑपरेट कर रहा है कि जीएमआर कर रहा है, आपको क्या करना? आपको तो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना है। तो झक मार के, भले आप समझ रहे हो कि ये क्रूनी कैपिटलिज्म है, मुझे पैसे नहीं देने चाहिए, परंतु आपकी मजबूरी है कि आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। तो ये क्रूनी कैपिटलिज्म और मोनोपोली और डिओपोली जो हम देख रहे हैं कि हर सेक्टर में डेवलप हो रहा है, जो हम देख रहे हैं कि इस देश का शीर्ष पे बैठा हुआ व्यक्ति किस तरीके से नेशनल चैंपियंस बनाने में लगा हुआ है, बड़े बड़े जो है कॉन्ग्लोमरेट्स बनाने की तैयारी चल रही है, परंतु छोटे उद्योगों के बारे में कोई नहीं सोच रहा। ये एक और बहुत बड़ा और अहम मुद्दा है दोस्तों, जिस पे आप सभी ने गहन विचार करना चाहिए। प्लूटोक्रेसी, जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि समाज को जो पूंजीपति लोगों ने पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया है और पूंजीपति लोगों के जो इंटरेस्ट है उसी को नेशनल इंटरेस्ट बना के दिखाया जाता है, समझाया जाता है। और वो नेशनल इंटरेस्ट कैसे बन जाते हैं? क्योंकि करोड़ों लोगों तक पहुंचने का जो माध्यम है यानी कि मीडिया है, इस पे कंप्लीटली कॉर्पोरेट्स ने कैप्चर कर लिया है। तो प्लूटोक्रेट्स यानी कि जो रईस लोग हैं, वो इस कैप्चर्ड मीडिया के माध्यम से जो उनके सेल्फ इंटरेस्ट है उनको वो नेशनल इंटरेस्ट बना के प्रोजेक्ट करते हैं। आपके इंटरेस्ट जो है वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आएंगे। इसीलिए किसान बिल जो कि इस देश के करोड़ों किसानों के हितों के खिलाफ जाता था, उस पे यदि नेशनल मीडिया की आप कवरेज देखें, याद कीजिए 2019-20 का समय, तो आपको नजर आएगा दोस्तों कि नेशनल मीडिया ने, जो कि कुछ चंद कॉर्पोरेट्स को इस किसान बिल से फायदा होने वाला था, किस तरीके से प्रमोट और प्रोजेक्ट किया था। प्लूटोक्रेट्स की जो थिंकिंग है, जो उनके इंटरेस्ट हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट बन गए। यानी कंप्लीटली उन्होंने रेगुलेटरी पॉलिसी और गवर्नमेंट मैकेनिज्म पे कंट्रोल कर लिया है। दोस्तों ये बहुत बड़ा मुद्दा है, पर मुझे दुख है कि लोग ध्यान नहीं देते, सोचते नहीं है, या सोचते भी हैं तो उन्होंने हार सी मान ली है, कोई बात नहीं करना चाहता। इस टाइप के मैं वीडियो बनाता हूं तो कमेंट भी आप देखो 10, 12, 8, 14, 15, 20 से ज्यादा आते नहीं है। मेरी व्यूज औकात लाने की 1500 से 2000 है, बहुत अच्छी किस्मत रही तो 3000 हो जाएगा, परंतु ना वीडियोस चलते हैं ना लोग कमेंट करते हैं। 3000 लोग भी देखेंगे तो कमेंट मात्र 10, 15, 20 आएगा। इससे पता चलता है कि देश की जनता कितने हताशा के मूड में चली गई है या फिर सो सी गई है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपैथी बोल लीजिए गायब है, अपैथी जो है पूरी तरीके से दिख रहा है कि लोग जो हैं वो पूरी तरीके से उनको मतलब वो अपने आप को उन्होंने काट सा लिया और ऐसा मान लिया है कि भाई सत्ता कुछ भी हमारे साथ करे, हम भली उसको माने, मतलब हमें अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, हमें उसको आंख बंद करके मानना होगा। दोस्तों ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये ऑटोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, जहां पे आप लोगों को मन मसोस के नियम कानून का पालन करना पड़ता है। दोस्तों इस देश में बहुत बड़ा ढिंडोरा पीटा गया कि भारत की इकोनॉमी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी, अभी 5वें नंबर पे है, जल्दी चौथे नंबर पे आ जाएगी। क्या आप लोगों को ये बात का पता है कि भारत की आबादी जो 140 करोड़ वाली आबादी का हमारा राष्ट्र है, इसकी इकोनॉमी कैलिफोर्निया जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एक राज्य है, सिर्फ राज्य है, राष्ट्र नहीं राज्य है, उस कैलिफोर्निया जिसकी आबादी 4 करोड़ है उससे कम है भारत की जीडीपी। परंतु यहां का मीडिया हमेशा पाकिस्तान की तो बात करेगा, परंतु आपको कभी भी ये समझाएगा नहीं, बताएगा नहीं कि 140 करोड़ वाला ये राष्ट्र जो है 4 करोड़ आबादी वाले कैलिफोर्निया के एक राज्य से कैसे कम जीडीपी पे आके थम सा गया है, रुक सा गया है। दोस्तों देखिए क्या हुआ है, पॉलिसी मेकिंग मोदी सरकार का। अब चूंकि मैं फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हूं तो मुझे एक चीज जो समझ में आ रही है
वो क्लियरली नजर आ रहा है कि ये सरकार जो है, मोदी सरकार, इसका पूरा ध्यान सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स है। डिमांड बढ़ाने पे ध्यान नहीं है, इसका पूरा ध्यान है कि कैसे सप्लाई चीजों की बढ़ाई जाए। सप्लाई बढ़ाएंगे तो डिमांड अपने आप आएगा। ये इनका कंप्लीटली सप्लाई साइड पॉलिसीज पे ये अमल कर रहे हैं। अब इस पे भी आपको एक बड़ी मजेदार कहानी बताता हूं। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स मेनली रोनाल्ड रेगन के टाइम में खिल के सामने आई। उसके पहले तक किनीशियन इकोनॉमी जो थी उसका बोलबाला था। सब किनीशियन इकोनॉमी बेसिकली ये थी कि यदि इकोनॉमी आपकी मध्यम होने लगे तो सरकार जो है वो आए और डिमांड क्रिएट करे। ठीक है, जो नरेगा वरेगा के माध्यम से हमने देखा कि कांग्रेस की सरकार ने करने का प्रयास किया, क्योंकि मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह, आलूवालिया, ये सारे लोग किनीशियन इकोनॉमी को पढ़ के ही बड़े हुए थे। अब ये 1980s में सप्लाई साइड इकोनॉमिक आई। सप्लाई साइड इकोनॉमिक ये बोलता है कि आप अमीर लोगों के ऊपर में टैक्स रेट कम करो, उनके टैक्स कम करो, तो उन जो वेल्दी लोग हैं वहां से वेल्थ ट्रिकल डाउन होगा, नीचे आएगा मध्यम वर्ग और नीचे वर्ग के लोगों की तरफ। यानी इकोनॉमी में संपत्ति जो है, या आप कह लीजिए संपन्नता जो है, वो ऊपर से नीचे आएगी यदि ऊपर के लोगों को आप टैक्स कट के माध्यम से जो है वो रियायत दो। अब इसमें भी कहानी है कि आर्थर लाफर करके एक इकोनॉमिस्ट थे। 1974 में वो वॉशिंगटन डीसी के एक होटल में बैठे थे। जूड वेनिस्की, जहां तक मुझे याद आ रहा है, JUDE, जूड वेनिस्की, WANNEISKI, यही स्पेलिंग होगी। एक बार आप गूगल में डाल के चेक कर लेना। ये इनके साथ में लंच कर रहे थे बैठ के। उसी लंच में बताया जाता है कि डोनाल्ड रम्सफेल्ड और डिक चेनी, जो 1974 की जो जेराल्ड फोर्ड गवर्नमेंट है उसके बकायदा बड़े अहम कैबिनेट पोजीशन पे थे, ये चारों लोग बैठ के लंच कर रहे थे। तो जो लंच का नैपकिन था उस पे उन्होंने, आर्थर लाफर ने निकाला और लाफर कर्व बनाया। लाफर कर्व में उन्होंने दिखाया कि यदि टैक्स रेट 100% रहेगा, यानी अमीर लोग जो भी कमा रहे हैं उस पर वो पूरा यदि सत्ता छीन ले, 100% टैक्स लगाए, तो देश जो है कहीं विकास नहीं करेगा। और जैसे जैसे वो टैक्स कम होता जाएगा वैसे वैसे सोसाइटी विकास करेगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे इक्विलिब्रियम बन जाएगा, यानी उससे ज्यादा टैक्स कट करने पे भी कोई फायदा नहीं है। और वही पॉइंट जो है वो आर्थर लाफर ने जो है अपने उस नैपकिन पे ड्रॉ किया। अब ये 1974 में आर्थर लाफर ने ये लाफर कर्व बनाया और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया अपना वॉल स्ट्रीट जर्नल के बड़े पत्रकार थे जूड वेनिस्की, वो बैठे थे। उन्होंने जाके अपने ऑफिस में अपने बॉस रॉबर्ट बाटले, जो उस टाइम में ओपिनियन पेज के एडिटर है, उनको ये बताया। और रॉबर्ट बाटले ने अपने जीवन का मकसद बना लिया कि किस तरीके से आर्थर लाफर की सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स का प्रचार प्रसार किया जाए। और रेगन आए, तो रेगन के आने के बाद तो फिर आपको पता ही है कि क्या हुआ। जबरदस्त रूप से आर्थिक असमानता बढ़ी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, बट साथ ही पूंजीपति वर्ग का पूंजी भी बहुत तेजी से बढ़ा। मुझे दोस्तों, मैं ये क्यों बात कर रहा हूं, सिर्फ जनरल नॉलेज आपका बढ़ाना उद्देश्य नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आप, मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि वो आर्थर लाफर कर्व, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स और रोनाल्ड रेगन से हमारी मोदी सरकार, मोदी सत्ता जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित है। और इस देश के अंदर में भी वो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स पे ही बात कर रही है, काम कर रही है। और उसी का नतीजा है कि देश के अंदर में डिमांड कम हो गया है। भारत जो एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी थी दोस्तों, जिसका 64 से 65% कंजम्पशन का इस देश की जीडीपी में हिस्सा रहता था, आज वो घट के 55, 56, 57% हो गया। डिमांड कहां गायब हो गया? डिमांड कहां गायब हो गया है? ये मीडिया का एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए जिसपे पत्रकारों ने चर्चा करनी चाहिए। परंतु क्या आपको ऐसी चर्चाएं नजर आती है कहीं यूट्यूब पे? चर्चाएं आपको क्या नजर आएंगी? बीजेपी का चैनल है तो मोदी जी की वाहवाही, कांग्रेस समर्थित चैनल है तो ये कहेगा कि राहुल गांधी ने मोदी की नींद उड़ा दी, और तमाम तरीके के न्यूज
जो प्रोपेगेंडा न्यूज है। आप यदि विपक्ष को मजबूत भी करना चाहते हैं, इस प्रजातंत्र को सशक्त भी करना चाहते हैं, तो प्रोपेगेंडा न्यूज और प्रोपेगेंडा यूट्यूब चैनल से दूर रहिए। प्रोपेगेंडा और लॉजिक और रीजनिंग देके बात करना, डाटा देके चीजों को प्रूफ करना, थ्योरीज के माध्यम से चीजों को प्रूफ करना, दोस्तों ये बहुत कठिन काम है और ना के बराबर आज की डेट में यूट्यूब चैनल कर रहे हैं। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, बट मैं ये मान सकता हूं कि इस कदम में मैं जरूर जितना मुझसे हो सकता है मैं भरसक प्रयास कर रहा हूं। अरे बाप रे, 30 मिनट का वीडियो हो गया दोस्तों। बोलने के लिए अभी बहुत कुछ है, मैं और 30 मिनट बोल सकता हूं, परंतु आप लोग लंबे वीडियोस देखते नहीं हो। बड़ा मेरा मन करता है कि आप लोगों से मैं और बातें करूं, क्योंकि जितनी बातें करूंगा उतने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर पाऊंगा। बताने के लिए मेरे दिमाग में बहुत कुछ है, परंतु आप लोग देखना नहीं चाहते हो। इसीलिए नोट्स फॉर्मेट में मैं नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं। आप में से जो भी नोट्स पढ़ना चाहता है, 300 रुपए पे कीजिए। 9860317209 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा नंबर है, वही व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मुझे संपर्क कीजिएगा, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को अपने मित्रों के साथ साझा कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।